30 क्वेश्चंस करेंगे। 30 का सेट हमने कल लगाया था। हालांकि मेरी कोशिश है कि जो एग्जाम्स के आपके सेट है ना, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के दोनों को कवर करा दिया जाए, क्योंकि सिमिलर है, सिलेबस में कोई अंतर है नहीं आपके। एक बार मैं कमेंट्स देख लेती हूँ। बहुत बढ़िया, एकदम न्यू लुक जी, धन्यवाद। जैसे क्या कहें उसको, परिवर्तन जीवन का नियम है और कभी कभी मान लेना चाहिए नियम को भी, है ना। अच्छा, बहुत बढ़िया, जाग रहे हैं, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो बस सोने ही वाले हैं। अच्छा, पानी पीजिए, फिर नहाने चले जाइए। आंसर कीजिए। चलिए, मैं बहुत बढ़िया हूँ, होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे। एक बार आंसर कीजिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है, यानी प्राइमरी लेवल पर जब आप बच्चों को असेस कर रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। हर चीज का एक उद्देश्य है ना। अभी आप रात को 10:30 बजे यहाँ जुड़े हुए हैं, उसका भी एक उद्देश्य है कि आप कुछ सीखने आए हैं, है ना। तो पहला ऑप्शन है उसकी पठन क्षमता का आकलन करना, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, उसकी लेखन क्षमता का आकलन, या फिर उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया यार, ये समझ नहीं आ रहा ये गंदा कर रहा है कि साफ कर रहा है कपड़ा। ग्रेट। बहुत बढ़िया। चलिए फिर, ग्रेट। चलिए फिर सितंबर में कोशिश करेंगे एक केवीएस के लिए भी सीरीज लाई जाए। देखिए, अब फटाफट से चलते हैं, शुरू करते हैं। तो इसमें आंसर होगा उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, यानी बच्चे की भाषा प्रयोग करने की जो क्षमता है उसको आप असेस कर पाए, चाहे वो बोलने में हो, लिखने में हो, पढ़ने में हो। बेसिकली बच्चा लैंग्वेज को कैसे यूज कर पाता है, इस चीज को असेस करना आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि वो अपने आप को कैसे अभिव्यक्त कर पाता है, जिस भी वे में हो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे थोड़ा सा। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है, यानी कि लीस्ट इंपॉर्टेंट तरीका किस चीज में, भाषा के आकलन में, यानी लैंग्वेज को असेस करने में। ठीक है बात। देखिए, पहला ऑप्शन है कहानी कहना, दूसरा है कहानी लिखना, तीसरा है घटना वर्णन, और लास्ट है आपका श्रुतलेख। बताइए एक बार। अनुस्वार अनुनासिक के डिफरेंस को समझेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चंस आज टेढ़े मेढ़े लगाए हैं, कुछ आसान हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल, श्रुतलेख यानी डिक्टेशन कह सकते हैं हम इंग्लिश में, जिसको इमला कह दिया जाता था पहले, कि भाई टीचर बोले या कोई भी बोले और आप लिख रहे होंगे। इससे क्या होता है, इससे आपकी लिसनिंग पावर अच्छी होती है और आपकी स्पेलिंग मिस्टेक यानी वर्तनी की अशुद्धियां दूर होती हैं श्रुतलेख से। लेकिन अगर मैं बात करूं भाषा के आकलन का, जब आप बच्चे को असेस कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा प्रभावी तरीका नहीं कहलाएगा। कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन, इन सब में बच्चे की अभिव्यक्ति आएगी। यहां कहीं ना कहीं वो एक मैकेनिकल वे में काम कर रहा होगा। तो बेहतर तरीके हैं बाकी के 3, इसलिए ये लीस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये गलत नहीं है, बट सबसे कम महत्वपूर्ण है। इन 4 ऑप्शंस में से सबसे कमजोर है ये, जो उद्देश्य था प्रश्न का उसके अनुसार। तो हमें 4 ऑप्शंस में से एक बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। बहुत ज्यादा वहां आइंस्टाइन नहीं बनना होता, सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यानी बात क्या हो रही है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का, यानी सिर्फ बच्चे की एबिलिटीज को ही आप असेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि शिक्षण की जो शिक्षण प्रक्रिया है, जैसा उन्होंने जिस तरीके से पढ़ाया, उसका भी आकलन होता है। ये विचार कैसा है आपके नजर में, पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है, या निराधार है? बताइए। बेसलेस कहेंगे क्या आप इसको? हम तो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे इसको पूर्णतः सही है, यानी कि टोटली करेक्ट। क्योंकि जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें मेरा भी असेसमेंट है कि आपने कितने अच्छे से सीखा था और वो कितना काम कर पाया। तो आपने कैसे पढ़ाया उस चीज को भी आप असेस कर पाएंगे, और बच्चे ने कैसे सीखा उस चीज को भी। तो दोनों चीजें असेस होती हैं। आपकी टीचिंग का वे भी, आपकी टीचिंग का मेथड भी। तभी तो आप रीप्लान करते हैं ना, री फीडबैक लेते हैं कि आप सुधार कर सकें अपने तरीके में, और बच्चा सुधार कर सके जहां उसको कमी फील हो। तो दोनों की तरफ से ये बात ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीमा ने 3री कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी। देखिए, हिंदी इंग्लिश में तो स्पेशली अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर भी, इवन पूरे सीटेट में यही बात साबित होती है, अगर आप प्रीवियस ईयर भी बहुत अच्छे से एनालिसिस करके समझ जाएं, कोई आपका पेपर रोक नहीं सकता, है ना। तो ये हवा में बात नहीं कही जा रही है, 7 बार क्लियर करके और लाखों लोगों के साथ जुड़ करके ये बात कही जा रही है। ऐसा नहीं है कि जस्ट हवा में तीर फेंक दिया जा रहा है। बताइए एक बार। ए ऑप्शन अवलोकन, जी नहीं, अवलोकन होता है ऑब्जर्वेशन।
रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली ऋतिका की भाषा क्षमता, ये जो बच्चा है ऋतिका, इसकी जो लैंग्वेज को यूज करने की एबिलिटी है, भाषा क्षमता है, भाषा निष्पादन यानी कि उसकी लैंग्वेज की परफॉर्मेंस, वो कैसे परफॉर्म कर पाती है एट टाइम्स, इन सब के प्रति क्रमिक प्रगति यानी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट। जब आप प्रोग्रेसिव या कॉन्जिक्यूटिव वे में चीजों को डिटेल में रखते हैं अपने पास, बच्चे की अचीवमेंट्स को स्पेशली, तब ये पोर्टफोलियो बन जाता है। इसमें आप बच्चे की अचीवमेंट्स पर या जो भी उसने किया है उसके बारे में एक फाइल है, एक क्लास टू क्लास आपकी, जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता जाएगा ट्रांसफर होती जाएगी, इसमें पूरा लेखा जोखा होगा, आप देख पाएंगे बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया है आज तक और कैसे वो चीजों को करता है। बी फॉर विनोद, बहुत ही बढ़िया, पोर्टफोलियो जो है इसको भी आपने विनोद से जोड़ ही दिया, गजब। बोर नहीं हुए अभी तक विनोद का नाम ले लेके। पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है, यानी फर्स्ट क्लास में क्या एक चीज है जिसको लिखने के अंतर्गत माना जाएगा? वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर लिखना या फिर चित्र बनाना। आंसर कीजिए फटाफट से। हम सारे टॉपिक पे एक वीडियो, हिंदी का एक मैराथन देख लो, उतना ही इनफ हो जाएगा, बस मेथड्स पे एक दिन बना दूंगी। आंसर कीजिए। डी, चित्र बनाना, एग्जैक्टली अगर बच्चा स्क्रिबलिंग भी करता है, चित्र भी बनाता है, ड्रॉ भी करता है, तब भी वो लिखने के अंतर्गत ही काउंट होगा फर्स्ट क्लास में। 5 साल का बच्चा होगा, 6 साल का, अच्छा आगे बढ़ेंगे। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण, यानी बच्चा पढ़ना सीख रहा है और लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा या नॉट सो इंपॉर्टेंट क्या होगा? अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान या पढ़ने का उद्देश्य, या बताइए एक बार। धन्यवाद गुरदीप जी, आंसर कीजिए। इतनी देर यार, आज लगातार सेशंस थे, फिर मैंने सोचा बीच में डिनर भी कर लिया जाए। ऐसे आज मजदूरी की है दिन भर, बहुत ही अच्छा खाना खाया, 2 रोटी पूरी खा ली है ना। तो बताओ एक बार, सबसे कम महत्वपूर्ण है अक्षरों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेटर्स। अब पता नहीं इन्होंने ये क्या सोच के इसको आंसर रखा है ऑफिशियली भी, या तो इन्होंने ये प्री प्राइमरी वर्क कर दिया है कि मतलब प्ले वे में ही सीख जाएं अक्षर, पता नहीं क्या सोच के। अदरवाइज तो ऐसा नहीं है कि इसमें पढ़ना सीखने में ये लीस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए, बट है ना। अब ये फैक्चुअल हो गया, तो आंसर इसका सी ही होगा। आगे बढ़ेंगे। देखो, संदर्भ में समझना, अनुमान लगाना, ये दोनों अच्छी चीजें हैं। पढ़ने का उद्देश्य वॉज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट आंसर इज अक्षरों की पहचान। भाषा, इसी को सीटेट कहते हैं कभी कभी। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? देखिए एक बार, भाषा अर्जन क्षमता जो है यानी लैंग्वेज एक्विजिशन एबिलिटी जो है वो किसके साथ संबंधित है? एक व्यक्ति याद आ रहे होंगे आपको, प्याजे, चॉम्स्की, स्किनर और ब्रूनर। 4 ऑप्शंस हैं, एक ही सही होगा। यहां कितने आदमी थे नहीं चलेगा, ऑप्शन जो है आंसर सिर्फ एक ही होगा, हो कितने भी चूज आपको एक ही करना है, ठीक है। तो बताइए एक बार। बी, फिर से विनोद के पास चल गए आप, बी फॉर विनोद, ठीक है, चॉम्स्की, ठीक। तो ये भाषा अर्जन क्षमता यानी लैंग्वेज को एक्वायर करने की जो एबिलिटी है, चॉम्स्की कहते हैं कि जन्मजात होती है हमारे अंदर, मतलब इनेट एबिलिटी होती है ह्यूमंस में लैंग्वेज को एक्वायर करने की। ये बात बेसिक सी है और सही भी है ना। ये कहते हैं कि हमारे अंदर एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, यानी भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है, जिसके माध्यम से हम भाषा को एक्वायर कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, बिना कुछ खास एफर्ट लगाए। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि कौन सा एक रिसोर्स है जो प्राइमरी लेवल पर लैंग्वेज सीखने में सबसे ज्यादा मदद करेगा? पहला ऑप्शन है आपके सामने कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र या फिर टेलीविजन। आंसर कीजिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा प्राइमरी लेवल पर? फिर से बी, बहुत बढ़िया, बाल साहित्य, एग्जैक्टली, जो चिल्ड्रंस लिटरेचर कहा जाता है जिसको, जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स का इस्तेमाल होता है, बड़ी आसान सी कहानियां होती हैं, शायद इमेजिनेशन बच्चे की डेवलप होती है, शायद आपने कभी पढ़ी हो ऐसे बगुला की और पता नहीं कौन कौन सी कहानियां, मेरे को बिल्कुल ऐसे बचपन याद आ गया है ना। तो इतनी सारी जो है वो स्टोरी बुक्स, मतलब बढ़िया होता है। बाल साहित्य क्या है, बच्चे की इमेजिनेशन से लेकर उसकी रीडिंग हैबिट्स तक अच्छी होती है, शायद इसी वजह से मैं इतना तेज बोल पाती हूँ, है ना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात डैश है। मातृभाषा यानी उनकी मदर टंग का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात को, अपने आप को वो अभिव्यक्त कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। स्वाभाविक बात है, निंदनीय है, विचारणीय है, अनुचित है? आंसर कीजिए। नंदन चंपक, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। स्वाभाविक है भाई, नेचुरल है। जब मातृभाषा उन्होंने सीखी है नेचुरली, तो और कौन सा अरबी फारसी में बताएंगे, हैं? और अरबी फारसी भी अगर मातृभाषा होगी तो उसमें भी बता देंगे, ठीक। मतलब नेचुरली एक्वायर्ड है, स्वाभाविक है। जो भाषा उन्होंने एक्वायर की है, अर्जित की है अपने माहौल से, उसी में तो अपनी बात को आसानी से कह पाएंगे और यूज करेंगे उसको, नेचुरल है, तो स्वाभाविक बात हुई। इसको अड़चन नहीं मानते हम, एक संसाधन मानते हैं।
मातृभाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी है। अब देखो एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके हिंदी पेडागोजी में स्पेशली, जिनमें ऐसा दो ऑप्शन का कॉम्बिनेशन होगा, दो वर्ड का। अब इसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं गलत होने के, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करेंगे। याद मत कीजिए, समझिए क्वेश्चंस को, तभी हेल्प होगी। अदरवाइज फिर ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये क्वेश्चन एज इट इज प्रिंट होके आ जाए, ऑप्शन में भी बदलाव होगा, लैंग्वेज में भी बदलाव होगा। सी ऑप्शन यानी संस्कृति व साहित्य, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग है। सही है सी ऑप्शन, संस्कृति व सभ्यता का, संस्कृति व साहित्य का अभिन्न अंग है। जम नहीं रही यार बात, बहुभाषिकता साहित्य का अभिन्न अंग है, नहीं नहीं, सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग है। ए ऑप्शन बनना चाहिए इसका सही आंसर। जो हमारी सभ्यता और संस्कृति या कल्चर, और जो भी कहेंगे सभ्यता को, दोनों का अभिन्न अंग है। ए ऑप्शन बनेगा इसका सही आंसर। किसी ने लिखा है हाय हिमांशी जी, हेलो, नाम नहीं पता आपका मुझे, तेजी से निकल गया, बहुत तेजी से कमेंट्स जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश हैं। यानी प्राइमरी लेवल पर अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी लेवल की एक टेक्स्ट बुक है जिसमें कार्टून दिए हुए हैं, भाषण है, विज्ञापन है, यानी जो एडवर्टीजमेंट है। इससे बच्चों की भाषा विकास में क्या होगा? सहायता मिलेगी, सहायक होंगे, बाधक होंगे, निरर्थक होंगे या अनुपयोगी होंगे? बताइए एक बार, आंसर कीजिए। 116 का ए कह रहे हैं आप लोग, सहायक होगी। एग्जैक्टली भाई, जो भी है ये सब रिसोर्सेज ही तो हैं जिनके थ्रू वो लैंग्वेज को अच्छा कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? ध्यान से आंसर कीजिएगा, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है ना। मैंने आपको कहा था शुरुआत में ही अनुनासिक और अनुस्वार की बात करेंगे। बहुत बढ़िया। ऐसे रावण हूं मैं को तो ब्लॉक ही करेंगे हम, ऐसे अपने पास्ट के दुखों को यहां गाने मत आइए। पढ़ाई करने आइए और डिस्कशन करने आइए, बेवजह दुख मत दिखाइए, है ना। खैर बताओ एक बार, कई लोग तो बिल्कुल ही अलग ही जोन में आते हैं। 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों के, ऐसा होता नहीं मतलब कि वहां पे लाइव चल रहा होगा, चलो चलते हैं कुछ कमेंट करके आते हैं। ये वाला एटीट्यूड से जो लोग आते हैं बड़े खतरनाक है। देखो एक बार, बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है, वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, या फिर वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। तो आप लोग बी आंसर पता नहीं किस खुशी में दे रहे हैं, है ना। आंसर होगा इसका डी, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है, यानी ओवर जनरलाइज कर लिया है उसने। बच्चा क्या करता है, कई बार कोई एक चीज सीखी उसको हर जगह यूज करने लग जाएगा, ये वही है जिसको जनरलाइजेशन या अति सामान्यकरण कहेंगे। अनुनासिक उसने चिन्ह सीखे और फिर उसने हर जगह उसी को यूज करना शुरू कर दिया, जहां जरूरत नहीं थी वहां भी। देखो अनुनासिक और अनुस्वार में फर्क क्या है, अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों से बेसिकली एक नाद क्या कहें, प्रकट होगा, या प्रकट तो नहीं कहेंगे बट क्या कहेंगे उसको, प्रोड्यूस होने को क्या कहेंगे, उत्पादन होगा, जो भी कहेंगे, मतलब बेसिकली नाक और मुंह दोनों से दोनों का यूज होगा बोलने में। तो आंख हो गया, तो नाक और मुंह दोनों से हवा या जो भी यूज किया जाएगा दोनों को। और जहां सिर्फ ये अंक की बिंदी होती है वहां वो उसको हम अनुस्वार कह देते हैं, क्योंकि सिर्फ नाक का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि कोई भी वर्ड बोलो, संयम, है ना, तो सिर्फ नाक का इस्तेमाल हुआ, मुंह का मतलब इस्तेमाल नहीं हुआ। तो अगर दोनों का यूज हो तो अनुनासिक, यानी चंद्र बिंदु में अनुनासिक और जो नॉर्मल अंक की बिंदी होती है उसमें अनुस्वार। ठीक है बात, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 118। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है, मतलब आप लैंग्वेज टीचिंग के लिए कोई एक प्रोग्राम रख रहे हैं स्कूल के अंदर, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा? पहला ऑप्शन है बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, या फिर बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। आंसर कीजिए एक बार, आंसर कीजिए। हाँ, जब ध्वनि का उच्चारण मुंह और नाक दोनों से हो तो उसे अनुनासिक कहते हैं। बिल्कुल डेफिनेशन वाइज तो यही जाएगा एकदम, है ना। बट फ्लो नहीं बनता क्योंकि आजकल हिंदी जो है कम टच में है, टच में क्या, यूज कम की जा रही है, वही बात है। बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बात तो ठीक है। बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को, यानी वो कितना नेचुरली अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है, उस चीज को पहचानना, वो कैसे अभिव्यक्त करता है खुद को,
सबसे बेहतर बात यही होगी, सिर्फ पठन नहीं, ओवरऑल लैंग्वेज को यूज करने की एबिलिटी को पहचानना। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, पढ़ने, लिखने, रटने या समझने। बताइए एक बार। सबसे अमेजिंग बात यह है कि टाइम कोई भी हो, सेशन आगे पीछे होता रहता है आजकल मेरे शेड्यूल के कारण, बट आप लोग तैयार रहते हैं और इतनी मात्रा में आ जाते हैं, मतलब आई फील अमेज्ड। धन्यवाद। तभी वो एनर्जी बनी रहती है। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को रटने की नहीं, लिखने की नहीं, समझने की तो एटलीस्ट समझ लेकर के आते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुभाषी परिवेश से आ रहे हैं। हो सकता है घर में पंजाबी बोली जाती हो, पड़ोसियों से बात हिंदी में करते हो, कोई और दूर के रिश्तेदार है उनसे भोजपुरी में बात हो रही है, मतलब कि 2-3 भाषाएं वो समझने की क्षमता रख सकते हैं। हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं, बट एटलीस्ट मातृभाषा तो जानेंगे। उसको पढ़ना आता हो, लिखना आता हो, रटना आता हो जरूरी नहीं है, बट समझते होंगे 2 भाषाओं को जिसमें आप उनसे वार्तालाप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना। बताइए अब इसमें फिट कीजिए, क्या आएगा? पहले डैश में क्या आएगा, पहले फिल इन द ब्लैंक में, और दूसरे में क्या आएगा? बताइए। सीईटी अगर प्रीवियस ईयर कर लें तो सीटेट, हाँ हो सकता है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये है बदलाव, दिख रहा होगा यार। फोन को ऐसे लिटा के यूज करो, है ना, ऐसे क्या, लैंडस्केप मोड में। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी क्या, अवधारणाएं, यानी कि उसके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, और उसकी शब्दावली यानी वोकैब भी आपको समझ में आए। तो सी ऑप्शन यहां बेस्ट बनेगा, यानी 3 कह सकते हैं ऑप्शन नंबर। विषय वस्तु तो कॉन्टेक्स्ट, आपको सारी सामग्री पता हो किसी भी लैंग्वेज की, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। उसमें दुनिया भर का लिटरेचर लिखा जा चुका होगा, दुनिया भर की कविताएं होंगी, आपको तो सिर्फ इतना पता होगा। विषय वस्तु आप सारी कैसे जान सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि यानी कौन सी एक एक्टिविटी है जो लीस्ट इंपॉर्टेंट होगी एट द लेवल ऑफ प्राइमरी चिल्ड्रन? बताइए एक बार। सबसे कम, ये सबसे कम अगर आपने मिस कर दिया, 1 नंबर आपका, एक एक करके पता नहीं कितने नंबर आप सीटेट में खो देंगे। घटना वर्णन, कहानी को शब्दशः दोहराना, कहानी को अपनी भाषा में कहना, या चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना। बताइए कितने प्रश्न है? 30 प्रश्न मात्र, जिसमें से शायद 15 के आसपास तो हम कर चुके हैं, 15 से आगे ही कर चुके हैं बल्कि। 18 मिनट में सोचो, मतलब इतनी देर में तो आप किताब से नहीं पढ़ पाएंगे जितनी देर में मैंने डिस्कस भी कर लिया है, हंसी मजाक भी कर लिया है, पढ़ भी लिया है, आंसर भी दे दिया है, इंट्रोडक्शन भी हो गया है, हेलो फ्रेंड्स, हैं? और क्या चाहते हो बच्चे की जान लोगे? बताओ एक बार। कहानी को शब्दशः दोहराना, आंसर क्या होगा इसका? सबसे कम इंपॉर्टेंट है कि आपने कहा वर्ड टू वर्ड रिपीट कर दो। इसमें तो आप फिर रट्टाफिकेशन को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, रटने को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अगर बच्चा शब्दशः कैसे दोहरा देगा, अपनी भाषा में सहज अभिव्यक्ति कर सके, वो बेस्ट रहेगा। यानी घटना वर्णन, कहानी को अपनी भाषा में कहना, चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना, इन सब में उसका दिमाग यूज होगा, यहां उसकी मेमोरी यूज होगी। जब भी सिर्फ मेमोरी यूज हो तो रटने की तरफ लेके जा रहे हैं आप। ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है, यानी ईडियम और फ्रेजेस कह सकते हैं। इनको यूज करने के बारे में कौन सी एक बात एप्रोप्रिएट है, कौन सा एक ऑप्शन एप्रोप्रिएट है, पहचानिए। बताइए एक बार। हाँ आजकल तो चेंज कर दिया विक्की, आंसर कीजिए। ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, ये भाषा को नियंत्रित करते हैं, या भाषा का अलंकरण इनका कार्य है? आंसर कीजिए एक बार, आंसर कीजिए। आंसर फर्स्ट का बी मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं आपके। ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, नहीं ऐसा नहीं है, ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, है ना, इफेक्टिव लगती है इनसे, आपकी बात में वजन नजर आता है यदि आप कॉन्टेक्स्ट के अनुसार ईडियम या फ्रेज यानी मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग कर सकें तो, है ना। जैसे आप अपने दोस्त को बोल दें कि ठीक है ऐसे उधारी नहीं मिलेगा, 9 2 11 हो जाओ, तो आपकी बात प्रभावी लगेगी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं 4 दिन ना हूं तो आप कहें मैम ईद का चांद हो गए थे क्या, है? तो आगे बढ़ते हैं। 138, मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया, यानी एक पैराग्राफ दिया, अनुच्छेद मतलब एक पैराग्राफ दिया, जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था, यानी आफ्टर एवरी 5 वर्ड क्या था, एक फिल इन द ब्लैंक था जिसे बच्चों को भरना था। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में भी पूछा जाता है, बस लैंग्वेज का खेल है। सेम क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार। मीता ने किसका प्रयोग किया? पठन परीक्षण, लेखन परीक्षण, व्याकरण परीक्षण, या फिर क्लॉज टेस्ट? आंसर कीजिए एक बार।
इतनी लेट आते हो क्या मैम, थोड़ा जल्दी आया करो। ठीक है गजेंद्र जी, जल्दी आ जाएंगे, बट आज बैक टू बैक सेशंस थे तो फिर हम खाना खाने लगे। क्लॉज परीक्षण रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, आप क्या कर सकते हैं, कल से जल्दी आएंगे। वैसे क्लॉज परीक्षण कहते हैं इसको, क्लॉज टेस्ट कहते हैं, इंग्लिश में भी आता है कि आपको बीच में वर्ड्स मिसिंग होते हैं, ठीक है, तो इसको क्लॉज टेस्ट कहेंगे, सेम है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है, मतलब किस किस चीज के माध्यम से आप बच्चों में राइटिंग स्किल को डेवलप करा सकते हैं। सिंपल सरल सुंदर क्वेश्चन। रेखांकन और चित्रांकन, चित्रांकन और लिपि चिन्ह, रेखांकन और लिपि चिन्ह। देखिए एक बार फिट करके देखिए, ये पता है गलतियां कहां होंगी, जहां सबसे कम लिखा हो ऑप्शन में, नहीं लिखा हो, ऐसे दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन दे दिए हो, वहां गलतियां होंगी। अदरवाइज तो 8-10 टॉपिक है हिंदी पेडागोजी में, ऐसे ही इंग्लिश में है, और उसी में हम दुखी रहते हैं, खेलते रहते हैं बेसिकली। नए क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते, बस भाषा को घुमा के पूछ लेता है, स्पेशली हिंदी में, इंग्लिश में। सीडीपी में भी वही हालत है, एक दो पूछ भी ले तो क्या फर्क पड़ता है, बाकी के तो सही कीजिए। आंसर कीजिए एक बार, ए ऑप्शन यानी कि रेखांकन और चित्रांकन, बिल्कुल सही बात है भाई। रेखाओं का आप यूज करते हैं और चित्रों का आप यूज करते हैं, बेसिकली बच्चे को मौका देंगे आप कुछ लिखने का, कुछ बनाने का, तो ए ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। मुदिता अक्सर श को स बोलती है, श को स, जैसे मैं अभी उस दिन वो बोल रही थी ना, स्वतंत्रता दिवस की जगह दिवस बोल रही थी शायद, तो श को सा बोलना और स को शा बोलना बहुत ही कॉमन सी बात है, लेकिन हम यहां ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे, क्या कहेंगे आप इसको बताइए एक बार। भाषागत त्रुटि है, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है, भाषागत ज्ञान का अभाव है, या भाषा प्रयोग में लापरवाही है, बताइए एक बार। समीर सौरभ कह रहे हैं बी ऑप्शन, देखते हैं देखते हैं बी है कि क्या है। देखते हैं एक बार। देखिए क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव होगा, ये सिंपल, यानी जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसका प्रभाव है। वैसे हमारे भारतवर्ष में चाहे रीजनल लैंग्वेज कोई भी हो, श और सा में गलतियां अक्सर सभी करते हैं, और ना करे तो अगर दोस्त एक आध आसपास ऐसा हो जो श को सा बोलता हो, तो आपकी भी भाषा अपने आप ही श को सा हो जाएगी। तो मतलब ये थोड़ी सी ध्यान रखने की चीज है। क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव यानी रीजनल लैंग्वेज का इम्पैक्ट है ये। हो सकता है बच्चे के जो क्षेत्र में श को सा ही बोलते हो, घर में किसी ने कभी दिमाग को दिमाग कहा ही नहीं, दिमाग ही कहा है ना, देश को देश कहा ही नहीं, देश कहा, या देश को देश कहा, कई बार उल्टा हो जाता है ना दोनों में। तो क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव कहेंगे इसको हम। सबसे बेहतर आंसर यही होगा, लापरवाही, ज्ञान का अभाव, त्रुटि होना, इन सबसे पहले जरूरी है कि हम बच्चे को जैसे वो आया है वैसे एक्सेप्ट करें, यानी उसकी मातृभाषा को एक्सेप्ट करें, और उसके अनुसार जाएंगे तो क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव कहलाएगा। इसलिए आंसर बी बनेगा, बाकी कोई और नहीं बनेगा। सैकड़ों बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है, यानी कि अगर आपको लैंग्वेज की जो एबिलिटी है बच्चों में, लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छे से हो उनके अंदर, इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा होगा। एक बार मुझे डांट पड़ी थी इसके लिए। अच्छा साधना, कोई बात नहीं, ऐसे हम तो आपस में मतलब मजाक उड़ा लेते हैं, तो इंसान अपने आप ही ठीक कर लेता है ना। तो मैंने तो बहुत इंप्रूव किया है, मतलब भयंकर तरीके से इंप्रूव किया है। हिंदी ठीक थी बट बहुत ठीक किया है हिंदी को भी, और मतलब हर कोई कर सकता है। ये बहाना होता है कोई ये कहे कि हम तो वहां से आते हैं इसलिए नहीं कर सकते, अगर आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? तितली और कली ने क्या खेल खेला? तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? बताइए एक बार। 14 का बी। अच्छा, इतनी देर में लिख भी दिया किसी ने। नीरज कह रहे हैं कौन सा खेल खेला होगा। यार इसमें तो सिर्फ यस और नो में आंसर आ जाएगा। हमें बच्चे को से क्वेश्चन पूछना है ओपन एंडेड, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, डाइवर्जेंट थिंकिंग जिसमें लगे, जिसमें अपसारी सोच लगे, अपसारी चिंतन लगे। जहां पर यस नो या वन वर्ड में आंसर देना है, उन क्वेश्चंस को अवॉइड कीजिए, क्योंकि इससे आपको पता ही नहीं लगेगा बच्चे का भाषा विकास कितना हुआ है। बच्चे का भाषा विकास आपको तब पता चलेगा जब आप बच्चे के थॉट प्रोसेस को उसको अभिव्यक्त करने देंगे, खुद को एक्सप्रेस करने देंगे, उसको मौका देंगे सोच विचार करके कुछ अपनी भाषा में कहने का, अपने शब्दों में कहने का। ठीक है बात? तो ये सिर्फ एक स्थिति में होगा जब आपने कहा तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों। अब ये जो और क्यों है ना, इसमें उसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और अपनी भाषा में जवाब देना होगा। ठीक है? और तितली और कली ने क्या खेल खेला, ये सब तो फिर वही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा से संबंधित है, यानी सोशल इंटरेक्शन से। स्किनर, प्याजे, चॉम्स्की, वाइगोस्की, ये तो सेकंड्स में आंसर दे देंगे आप इसको तो। अच्छा, बाकी के ऑप्शन क्यों नहीं होंगे, ये सभी प्रश्न में चर्चा कीजिए, कल से कर लेंगे। मैं तो थोड़ा स्पीड में इसलिए लेके चल रही हूँ क्योंकि थोड़ी वो प्रैक्टिस वाले मोड में आजकल चल रही हूँ, अदरवाइज तो कई लोग बोरियत महसूस करते हैं। डी ऑप्शन वाइगोस्की, एग्जैक्टली आंसर होगा वाइगोस्की। अब स्किनर क्यों नहीं होगा, स्किनर अनुकरण पर ध्यान देते हैं, प्याजे संज्ञानात्मक विकास से भाषा को जोड़ते हैं, चॉम्स्की क्या है, वो कहते हैं आंतरिक क्षमता है बच्चे में भाषा को एक्वायर करने की, अर्जित करने की। सिर्फ वाइगोस्की हैं जो सामाजिक अंतःक्रिया को महत्व देते हैं भाषा के विकास में, इसलिए आंसर हो गया वाइगोस्की। होपफुली आप खुश हुए होंगे चारों ऑप्शंस का एक्सप्लेनेशन पाकर। आगे बढ़ेंगे। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में डैश पर बल दिया। स्किनर ने किस चीज पर बल दिया, मैंने लास्ट ही क्वेश्चन में इसका एक्सप्लेनेशन जस्ट अभी दिया है। अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन, अनुकरण यानी इमिटेशन, भाषा अर्जन क्षमता यानी लैंग्वेज एक्विजिशन एबिलिटी, या फिर सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। आंसर कीजिए, आंसर कीजिए। बहुत ही बढ़िया, मेरा नाम लीजिए। नाम किसका रहा है आज तक है, कोई बात नहीं, आज नाम लेने का सेशन नहीं है, किसी और दिन करेंगे, लास्ट में लूंगी। आंसर कीजिए। भाषा अर्जन क्षमता नहीं, अनुकरण, इमिटेशन को इंपॉर्टेंस दिया है किसने, स्किनर ने। उन्होंने कहा जब बच्चा इमिटेट करेगा, अनुकरण करेगा, देखते हुए थोड़ा सा प्रयास करेगा, थोड़ा सा हल्का सा सही बोलेगा, उसके पेरेंट्स उसको रीइंफोर्स पुनर्बलन करेंगे तो वो और अच्छा सही बोलने के लिए आगे रीइंफोर्स्ड फील करेगा, इसलिए उन्होंने अनुकरण पर जोर दिया है। होपफुली यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। बस 7 क्वेश्चन और रहते हैं आज के लिए, फिर आप सो सकते हैं। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है, यानी कि कौन सा एक क्वेश्चन है जो मल्टीलिंगुअलिज्म को पोषित करेगा, बढ़ावा देगा। अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है, या फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। बताइए, मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषिता यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म, एक से ज्यादा भाषाएं बोलने वाले बच्चे आपकी कक्षा में उपस्थित होंगे, मौजूद होंगे। मौजूद या मौजूद, मौजूद ही होगा, नुक्ता लगा देंगे, ठीक है। बताइए एक बार, आंसर कीजिए। सी ऑप्शन, कोई कह रहा है डी ऑप्शन, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। भाई बहुभाषिता को बढ़ावा कैसे दोगे, जब उनको अपनी भाषा में बोलने का मौका दोगे, अपनी भाषा में खुद को प्रस्तुत अभिव्यक्त करने का मौका दोगे, तो उनको लगेगा कि भैया सभी भाषाओं का ध्यान रखा जाता है, एक्सेप्टेड फील होगा, उन्हें स्वीकार फील होगा, मतलब महसूस करेंगे वो कक्षा में, ठीक है। चलिए फिर, इसमें तो फिर यस नो वाले क्वेश्चन हो गए सिर्फ। आगे बढ़ जाएंगे इसी बात पर। इसी कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो। यह अभ्यास प्रश्न डैश का उदाहरण है। कोई एक कहानी पढ़ाई, उसमें कहा कि भैया इसमें कहानी में, ये जो एक स्टोरी हमने पढ़ी, इसमें पहाड़ी का भी इस्तेमाल हुआ, घाटी शब्द का इस्तेमाल हुआ, तो एक काम करो, थोड़ा सोचो और कुछ शब्द लिखो पहाड़ी इलाकों से जुड़े हुए। तो कोई बच्चा लिखेगा पत्थर, कोई लिखेगा बर्फ, कोई लिखेगा कुछ और, है ना। तो ये किस चीज का उदाहरण है, ये क्वेश्चन आपने किस पर्पस के लिए दिया होगा। संदर्भ में व्याकरण, शब्द भंडार में विकास, शब्दकोश का विकास यानी कि वोकैब का, पर्यायवाची शब्दों से परिचय। क्या कहना क्या चाहते हैं आप, क्या उद्देश्य क्या है आपके इस कर्म का, बताइए एक बार। बी ऑप्शन, जी नहीं, शब्द भंडार में विकास नहीं। देखो, शब्द भंडार में विकास तो होगा ही, नो डाउट के इस सबसे शब्द भंडार में विकास होगा, बट शब्द भंडार में विकास के और भी बेहतरीन तरीके हैं। इसका जो मेन पर्पस है वो है संदर्भ में आप व्याकरण सिखा रहे हैं बच्चे को, ठीक है। आगे बढ़ जाएं इसी बात पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। पर्यायवाची, ये थोड़ी कहा है कि पहाड़ को दूसरा और क्या कह सकते हैं वो लिखो, तो पर्यायवाची नहीं होगा। बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए डैश सर्वाधिक सहायक है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आपको लैंग्वेज एबिलिटी को असेस करना है, टेस्ट करना है बच्चे की। बताइए एक बार। अच्छा ठीक है मुदस्सिर। बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत, बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत, या बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य करना। आंसर कीजिए एक बार, आंसर कीजिए। थैंक यू शिवांगी। आर्ट इज लाइफ, रूहाना, बहुत बढ़िया। भूपेंद्र, आंसर क्या होगा, सब सर्वाधिक सहायक कार्य कौन सा होगा। बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, वो इनफॉर्मली कितना कैसे डिस्कस कर पा रहे हैं, इस चीज को भी आप देख पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े। इसमें ऑप्शन का आंसर और भी हो सकता था, ये
कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसमें अप्रोप्रिएट दूसरा भी लगेगा, बट सीटेट है। कई बार पेडागोजी में ये चीज संभव भी है, मैथ्स में या इंग्लिश में शायद ये चीज संभव ना हो, बट पेडागोजी में ये चीज संभव है कि एक से ज्यादा सही आंसर हो सकते हैं, बट चूज कोई एक ही किया जाएगा बोर्ड के द्वारा, तो हमें उसी को याद रखना है। शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में डैश शिक्षण सहायक सामग्री सहायक होती है। यानी कि अगर आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बनाना है तो कौन सा TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल इंपॉर्टेंट होगा? ऑडियो वीडियो, वैविध्यपूर्ण वीडियो परक या फिर पत्र पत्रिकाएं? आंसर कीजिए। यार ऐप को तो अभी हटाना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, उसमें कुछ इश्यूज चल रहे हैं। ए ऑप्शन ऑडियो वीडियो नहीं, वैविध्यपूर्ण मतलब विविधतापूर्ण, डाइवर्सिफाइड हो, नीड के अकॉर्डिंग हो, जो भी कॉन्टेक्स्ट में जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हो उसके अकॉर्डिंग हो, है ना। वो कुछ भी हो सकता है, वो ऑडियो वीडियो भी हो सकता है, वो कुछ और भी हो सकता है, कोई एक्टिविटी भी हो सकती है। तो वैविध्यपूर्ण यानी कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग डाइवर्सिफाइड हो, ठीक है, विविधता हो जिसमें, जिससे इंटरेस्टिंग लगे, कुछ अलग लगे। प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास डैश है और साहित्य डैश। इसको थोड़ा सा ध्यान से आंसर कीजिएगा। साधन और साध्य है, क्या है बताइए एक बार, आंसर कीजिए। गलत हो गया, कोई बात नहीं, सही भी होगा, मैम आप अच्छा पढ़ाती हैं। धन्यवाद रॉबर्ट जैक, क्या नाम है आपका? है रॉबर्ट। प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास क्या है? भाषाई क्षमताओं का विकास साध्य है, एम है, ठीक है। साध्य कहां कहां है? दो ही जगह पे साध्य है, इन दोनों को तो हटा ही देंगे, है ना। साध्य है, ठीक है। और साहित्य उद्देश्य कैसे हो सकता है? फिर साध्य में ही आ गया उद्देश्य, तो साहित्य साधन है, ठीक है। यानी कि ये मीन्स है, क्या साहित्य एक मीन्स है, और जो आपका क्षमताओं का विकास है वो एंड है। मीन्स एंड एंड का जो संबंध है वही होगा। क्षमताओं का विकास हो, ये उद्देश्य होगा, ये साध्य होगा। और साधक या फिर साधन कहेंगे, मीन्स कहेंगे साहित्य को, यानी साहित्य के थ्रू भाषा की क्षमता का विकास हो, ठीक। आगे बढ़ेंगे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यानी प्राइमरी लेवल पर कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है लैंग्वेज टीचिंग का? पहला ऑप्शन है अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना, भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग करना, रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना, या फिर भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। जवाब दीजिए। बहुत टफ तो नहीं है यार, ये तो आसान क्वेश्चन है, प्राइमरी लेवल क्वेश्चन है, कल थे थोड़े से टफ, तो जल्दी आंसर करना पड़ रहा है शायद, इसलिए आपके दिमाग की बत्ती जल रही है, या फिर आपने पढ़ना छोड़ दिया बहुत दिनों से। दो ही चीजें हो सकती हैं। भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना, मॉडरेट क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट, ठीक। कभी भी ये उद्देश्य नहीं होता कि रटवा दिया जाए व्याकरण, संदर्भ में पढ़ाते हैं हम व्याकरण, हमेशा ये याद रखेंगे। जैसे व्याकरण की बात आए, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में, हम चले जाते हैं संदर्भ के साथ। 90% चांसेस हैं, 99% चांसेस आपका आंसर सही होगा। कक्षा में भाषा की डैश के प्रति डैश बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। भाषा की विविधता के प्रति विद्वान का प्रयोग, विविधता संवेदनशील। सोचो एक बार, कॉम्बिनेशन बनाओ। 4-5 क्वेश्चन तो इस बार ऐसे ही आ गए, क्योंकि सिलेबस तो चेंज हो नहीं सकता रातों रात। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमावदार बनाएंगे, ऑप्शन को डिफिकल्ट बना देंगे, है ना। तो उसमें आपकी समझ काम आएगी, आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर रटे हुए हैं वो काम नहीं आएंगे। बताइए एक बार। लेट्स लर्न के मैम, लेट्स लर्न पर आपकी टीचिंग के अलावा किसी टीचर का फेस भी पसंद नहीं आता। अरे मजहर, आई कैन रिलेट टू इट, कुछ नहीं कर सकते हैं यार इसमें। और ठीक है, मतलब एज सच कोई टीम एक्सपेंड तो नहीं की है, कभी कभार एक्स्ट्रा कुछ सेशंस देने का मन करता है, तो इवन आप में से कई लोगों की डिमांड होती है। बेसिकली होता क्या है, देखो जरूरी नहीं है ना, ऐसे मैं उधर भी बोल रही थी, कोई टीचर का कोई किसी को कोई पसंद नहीं आ रहा था या कुछ है, तो एक सेशन में तो मैं कह रही थी, मैंने कौन सा आपको रूम शेयर करना है, कौन सा मतलब ऐसे जीवन साथी बनाना है शिक्षक को। जरूरी नहीं है हर शिक्षक आपको उस लेवल पे ही पसंद आए, एटलीस्ट जिस आपका जो काम है वो हो जाना चाहिए। और थोड़ा सा टाइम लगता है किसी भी नए व्यक्ति को के साथ सामंजस्य बिठाने में। बाकी ठीक है, मैं कहाँ जा रही हूँ, लेट्स लर्न पे तो मैं हुई और मैं ही होती हूँ 90% 99% ऑफ द टाइम। हाँ, कक्षा में भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशीलता, कि बच्चों की जो है डाइवर्सिटी होगी क्लासरूम में। एक तरह का ही बच्चा नहीं होगा जो सिर्फ हिंदी ही बोलता हो, या सिर्फ एक ही तरह से एक ही कल्चर से आया हो, या एक ही बैकग्राउंड का हो। तो डाइवर्सिटी के प्रति सेंसिटिव होना, आप किसी को इंसल्ट ना करें, सबको एक्सेप्टेड फील हो, तो आप सेंसिटिव हो किसके प्रति, डाइवर्सिटी के प्रति, तभी तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो पाएगी। अदरवाइज तो आप बुरा भला कह देंगे, या आपको जो पसंद आएगा फिर उसको आप कहेंगे कि ठीक है जो तुमको हो पसंद वही बात करो, फिर